CPI 2025 वैश्विक भ्रष्टाचार बढ़ा, भारत 91वें स्थान पर। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स CPI 2025 में वैश्विक स्तर पर भ्रष्टाचार की गंभीर स्थिति सामने आई है। रिपोर्ट में 182 देशों का मूल्यांकन सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार की धारणा के आधार पर किया गया है। सूचकांक में 0 को अत्यधिक भ्रष्ट तथा 100 को अत्यंत स्वच्छ व्यवस्था का प्रतीक माना जाता है। वैश्विक औसत दशक के न्यूनतम स्तर पर रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक औसत स्कोर 42 दर्ज किया गया है, जो पिछले 10 वर्षों में सबसे कम है। कुल 122 देशों का स्कोर 50 से नीचे रहा, जो दर्शाता है कि अधिकांश देशों में भ्रष्टाचार अभी भी एक गंभीर चुनौती बना हुआ है। उच्च पारदर्शिता वाले देशों की संख्या में भी गिरावट दर्ज की गई है। 80 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले देशों की संख्या घटकर 5 रह गई है। डेनमार्क स्कोर 89, फिनलैंड स्कोर 88, सिंगापुर 84, न्यूजीलैंड 81, नॉर्वे 81। शीर्ष 5 सर्वाधिक पारदर्शी एवं निम्न 5 सर्वाधिक भ्रष्ट देश। तो ऊपर के जो 5 थे वो तो डेनमार्क, फिनलैंड, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, ये तो सबसे ज़्यादा पारदर्शी वालों में है। सबसे नीचे में है सोमालिया स्कोर 9, दक्षिण सूडान 9, वेनेजुएला 10, यमन 13, लीबिया 13। दक्षिण एशिया में भूटान अग्रणी, भारत 91वें स्थान पर। दक्षिण एशियाई देशों में भूटान 71 अंक और 18वें स्थान के साथ सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला देश रहा। क्षेत्र के अन्य देशों की स्थिति इस प्रकार है: भूटान स्कोर 71, रैंक 18, भारत 39 स्कोर, रैंक 91, मालदीव 39, रैंक 91, श्रीलंका स्कोर 35, रैंक 107, नेपाल स्कोर 34, रैंक 109, पाकिस्तान स्कोर 28, रैंक 136, बांग्लादेश स्कोर 24, रैंक 150, अफगानिस्तान और म्यांमार स्कोर 16, रैंक 169। एशिया क्षेत्र में जापान 73 अंकों के साथ 16वीं पायदान पर है, वहीं चीन 43 अंकों के साथ 76वें स्थान पर। भारत स्थिर स्कोर जारी चुनौतियां। भारत का स्कोर 39 रहा, जो इसे मध्य स्तर के भ्रष्टाचार वाले देशों की श्रेणी में रखता है। रिपोर्ट में राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता की कमी, नौकरशाही में रिश्वतखोरी, सरकारी ठेकों में अनियमितताएं तथा जांच एजेंसियों की स्वतंत्रता पर सवाल को प्रमुख चिंताओं के रूप में रेखांकित किया गया है। हालांकि डिजिटल गवर्नेंस, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण UPI, प्रोक्योरमेंट तथा आधार आधारित सेवाओं को सकारात्मक कदम माना गया है, जिन्होंने मानव संपर्क कम कर भ्रष्टाचार के अवसरों को सीमित करने में भूमिका निभाई है। लोकतांत्रिक संस्थाओं और पारदर्शिता में संबंध। विभिन्न वैश्विक शासन अध्ययनों जैसे डेमोक्रेसी इंडेक्स और तुलनात्मक शासन विश्लेषण से संकेत मिलता है कि पूर्ण लोकतंत्रों का औसत CPI स्कोर लगभग 70 के आसपास, त्रुटिपूर्ण लोकतंत्रों का लगभग 45 से 50 तथा अधिनायकवादी शासन ऑथोरिटेरियन रेजीम का औसत 30 के आसपास पाया जाता है। CPI कैसे तैयार किया जाता है? भ्रष्टाचार बोध सूचकांक विशेषज्ञों और व्यावसायिक सर्वेक्षणों के आधार पर तैयार किया जाता है। इसमें विश्व बैंक, विश्व आर्थिक मंच, एशियाई विकास बैंक तथा अन्य शोध संस्थाओं के डेटा का उपयोग किया जाता है। सूचकांक रिश्वतखोरी, सार्वजनिक धन के दुरुपयोग, राजनीतिक भ्रष्टाचार और न्यायिक निष्पक्षता जैसे मानकों पर आधारित होता है।
इसमें तो क्या कहना है, कोई इलाज इसका है नहीं। तो ये कह रहे जनतंत्र में कम है, उसमें ज़्यादा है। भूटान में तो जनतंत्र चाहते ही नहीं, राजा कोई चाहता है। या फिर एशिया में तो भूटान है सबसे बढ़िया है। ये जो डिक्टेटरशिप है, इसमें बहुत खराब तो हो ही सकता है, तो अगर अच्छी व्यवस्था हो तो बहुत अच्छा भी हो सकता है। तो वो आज चरित्र का इतना हनन हो चुका है कि आपको कोई डिक्टेटर भी अच्छा है। सिंगापुर है, सिंगापुर में डिक्टेटरशिप है। सिंगापुर में तो कोई डेमोक्रेसी, आप खड़े हो गए तो आपकी मार पिटाई होगी। नाम तो नाम का ही है, जो परिवार शुरू में पढ़ाना था वो उसके आदमी। ये मानक जो है मुश्किल है। तो सदा ही हम ये तो देखते आए कि भाई पश्चिम के देशों में भ्रष्टाचार दूसरी तरह का है। और ये रुपए की चोरी चकोरी का ये काम गवर्नमेंट में बहुत ही कम था, अब तो वहाँ बढ़ रहा है। यहाँ तो बिल्कुल भ्रष्ट। और अब पहले से ज़्यादा हो गया, पहले से ज़्यादा हुआ ना, बढ़ रही है, डे बाई डे बढ़ रही है। हाँ बढ़ रहा है। और इस तरह के भ्रष्टाचार नए नए टेक्नोलॉजी से नए नए तरीके से खुल रहे हैं, सिस्टमेटिक। एक पॉलिसी के रूप में शुरू कर दिया, ऐसे लोग आ गए पॉलिसी के रूप में। उनकी पॉलिसी है कि रुपये इकट्ठा कर। राजस्थान में था, अपने वसुंधरा जी के टाइम में इकट्ठे, उत्तराखंड में है, गुजरात में है। पहले बैंक का मैंने को नहीं, तो बैंक का भी है ना, टेक्नोलॉजी से होगा बैंक का। पहले बैंकों के ऊपर आदमी को ही काम का कंट्रोल था, अब हेरा फेरी कर लो, एटीएम में कर लो, उसमें कर लो, आप पता ही नहीं चलता। ये इराक है ना, यहाँ पर वो वार हुई थी, उसके बाद में इराक का चल रहा था ना, इसमें मैं पढ़ रहा था कि वो, अब मेरे याद नहीं है फिगर, वो करीब $100 बिलियन के आसपास ये थी। तो वो वहाँ पैसा ट्रांसफर हुआ, फिर वो कहाँ गया उसका पता आज तक। बैंकों में तो बड़े से बड़ी अकाउंट चले गए, खत्म, पता ही नहीं, आप ट्रेस ही नहीं कर सकते कहाँ कौन कौन ले गया, कहाँ चला गया, कुछ पता नहीं। ये बहुत लार्ज स्केल पर हो रहा है और बढ़ेगा टेक्नोलॉजी से। अब ये जो क्रिप्टो है ना, इनका कोई विश्वास नहीं आपको क्या होता है। और इंडिया का जो यूपीआई सिस्टम उन्होंने किया है बैंकों में, इसमें पूरी रिस्क है कि आपका अकाउंट साफ कर दे। इसलिए अब लोग तो कोई अननोन नंबर का उठाते ही नहीं, क्या अगर उठा लो तो आपको कर लेंगे, फिर आपका ये नई टेक्नोलॉजी जो है, जितनी प्रोटेक्शन करती है उतना ही वल्नरेबल भी चलता है। अब राजस्थान में आज खबर आई है, देखो उन्होंने गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम है ना ट्रांसफ़र करने का, अपने को पता ही है वैसे ट्रांसफ़र जहाँ सोकाल प्रॉपर्ली हुए वहाँ भी 1/3 या उससे भी कम ही होता है कि वो उन्होंने वो बिल्कुल सारे के सारे पैसे निकाले, 5-7 आदमी मिलके वो गए। गवर्नमेंट का प्रोग्राम है वो डिस्ट्रीब्यूट करना, वो करना वो सब। आज रिपोर्ट आई है, सब अखबार देखना है नोट करिए। चंडीगढ़ की भी आई, चंडीगढ़ में एक बैंक है तो हरियाणा गवर्नमेंट का 590 करोड़ रुपया है, 590 करोड़ रुपया हरियाणा गवर्नमेंट का। हाँ हाँ, और आपका कोई रिश्तेदार का खाता में ट्रांसफर कर दिया, हाँ तो बैंक का आई मिलकर बस सस्पेंड करे, 590 करोड़ रुपया बोला, तो कई दिनों से लग रहे।
तो क्यों को नहीं करेगा? मुकदमा चल जाएगा, फाइन हो जाएगा, क्या ये तो और बढ़ेगा, रुकेगा नहीं। इसका इलाज फंडामेंटल बात है, वो चेंज जब तक आप देखो, जिस चीज़ को आप इम्पोर्टेंस दोगे उतनी ही पैसे को आप इम्पोर्टेंस दोगे तो उसका उतना ही वल्नरेबल चोरी बढ़ेगी। ये सब काम पैसा ही आपके लिए सब कुछ, आप ज्ञान भी दोगे, सब कुछ, ईमान धर्म सब कुछ बेच दोगे पैसे के लिए, दिक्कत क्या है? इंडिया में ये था पहले कि फैमिली रिलेशन है, माँ बाप है, भाई बहन ना, इनको पैसे का आंकड़ा नहीं, पर अब वो देख लो आप, पैसा ही मेन बात है, उनका मतलब ही नहीं। तो कोई ऐसी चीज़ का कोई राज तो बेसिक चीज़ नहीं है वो। पोलैंड ने ओटावा कन्वेंशन छोड़ा, रूस से सुरक्षा खतरे का हवाला। पोलैंड ने आधिकारिक रूप से 1997 की ओटावा कन्वेंशन एंटी पर्सनल माइन बैन ट्रीटी से बाहर निकलने की घोषणा की है। सरकार का कहना है कि रूस से बढ़ते सुरक्षा खतरे के मद्देनज़र यह कदम उठाया गया है। रूस ने इस संधि पर कभी हस्ताक्षर नहीं किए हैं, इसलिए पोलैंड का तर्क है कि अपनी रक्षा के लिए उसे पुनः लैंड माइन्स का निर्माण करना पड़ सकता है। पोलैंड ने 2012 में इस संधि की पुष्टि की थी और 2016 तक अपने सभी एंटी पर्सनल लैंड माइन्स के भंडार नष्ट कर दिए थे, किंतु 2022 में रूस द्वारा यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने के आक्रमण के बाद पूर्वी यूरोप के देशों में सुरक्षा चिंताएं बढ़ गई हैं। पोलैंड की सीमाएं रूस के कालिनिनग्राद क्षेत्र और बेलारूस से लगती हैं। इन परिस्थितियों में पोलैंड ईस्टर्न शील्ड परियोजना के तहत बेलारूस और कालिनिनग्राद क्षेत्र, कालिनिनग्राद पोलैंड के लक्ष्य उधर लगती है, वहाँ वो कोई वो क्षेत्र जो रूस से हटके है, टुकड़ा हुआ टुकड़ा। इन परिस्थितियों में पोलैंड ईस्टर्न शील्ड परियोजना के तहत अपनी पूर्वी सीमाओं को मजबूत कर रहा है। प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने कहा है कि यदि सुरक्षा खतरा उत्पन्न होता है तो 48 घंटे के भीतर पूर्वी सीमा पर माइन्स बिछाने की क्षमता विकसित की जा रही है। मानवाधिकार संगठनों ने इस निर्णय पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि एंटी पर्सनल माइन्स अत्यंत खतरनाक होती हैं। युद्ध समाप्त होने के बाद भी ये वर्षों तक जमीन में दबे रहकर नागरिकों को नुकसान पहुंचाती हैं और बच्चों सहित आम लोग इसके शिकार बनते हैं। जबकि पोलैंड का कहना है कि वह आक्रामक राष्ट्र नहीं है और यह कदम केवल निवारण, डिटेरेंस तथा राष्ट्रीय रक्षा के उद्देश्य से उठाया जा रहा है। सरकार के अनुसार माइन्स का उपयोग केवल वास्तविक खतरे की स्थिति में ही किया जाएगा। ओटावा कन्वेंशन क्या है? ओटावा कन्वेंशन 1997 में एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसके तहत सदस्य देश एंटी पर्सनल लैंड माइन्स का निर्माण नहीं करेंगे, उनका उपयोग नहीं करेंगे, मौजूदा भंडार नष्ट करेंगे। इन माइन्स की विशेषता यह है कि वे वर्षों तक जमीन में सक्रिय रह सकती हैं और युद्ध समाप्त होने के बाद भी नागरिकों के लिए गंभीर खतरा बनी रहती है। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026। भारत मंडपम में आयोजित 5 दिवसीय इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, तकनीकी नवाचार और नीतिगत पहलें चर्चा के केंद्र में रहीं। समिट का मुख्य परिणाम दस्तावेज न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एआई इम्पैक्ट रहा, जिस पर 88 देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने हस्ताक्षर किए। घोषणा में इस बात पर जोर दिया गया कि
कृत्रिम बुद्धिमत्ता केवल कुछ बड़ी कंपनियों या देशों तक सीमित न रहे। एआई संसाधनों, शोध और उपयोग को विभिन्न देशों के बीच साझा करने और सभी के लिए सुलभ बनाने की बात कही गई है। साथ ही प्रत्येक देश की संप्रभुता और कानूनों का सम्मान करते हुए सहयोग बढ़ाने पर बल दिया गया है। हस्ताक्षरकर्ताओं में अमेरिका, चीन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम शामिल हैं। पिछले वर्ष पेरिस में आयोजित एआई एक्शन समिट के दौरान अमेरिका और ब्रिटेन ने समान घोषणा पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। इस वर्ष उनकी भागीदारी दर्ज की गई। घोषणा स्वैच्छिक सहयोग के ढांचे पर आधारित और एआई संसाधनों तथा उपयोग मामलों के साझा विकास पर बल देती है। घोषणा के प्रमुख प्रावधान। घोषणा में निम्न सहयोगात्मक पहलें शामिल हैं: एआई संसाधनों तक व्यापक पहुंच बढ़ाने का समर्थन, स्थानीय नवाचार को प्रोत्साहन, राष्ट्रीय कानूनों का सम्मान करते हुए एआई पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना, एआई उपयोग मामलों को साझा करने हेतु सहयोग मंच, तकनीकी मानकों और सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान प्रदान, वैज्ञानिक संस्थाओं के बीच एआई अनुसंधान सहयोग, एआई आधारित अर्थव्यवस्था के लिए कौशल विकास और कार्यबल तैयारी। समिट के दौरान नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन द्वारा एआई प्रेन्योर्स ऑफ इंडिया पुस्तक का विमोचन किया गया। पुस्तक में 45 एआई स्टार्टअप्स की यात्राओं और स्वास्थ्य, शिक्षा, स्थिरता, मोबिलिटी तथा सामाजिक प्रभाव जैसे क्षेत्रों में उनके समाधानों का विवरण दिया गया है। एआई शिक्षा और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र। समिट में एआई से संबंधित शिक्षा, कौशल विकास और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र पर भी चर्चा हुई। भारत में सीबीएसई द्वारा माध्यमिक स्तर पर एआई विषय की शुरुआत, अटल टिंकरिंग लैब्स के माध्यम से स्कूल स्तर पर नवाचार को बढ़ावा तथा भविष्य कौशल पर नीति स्तरीय जोर का उल्लेख किया गया। समिट के दौरान चर्चा में रहा रोबोट प्रदर्शन। समिट के दौरान एक रोबोटिक डॉग प्रदर्शन को लेकर विवाद हुआ। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार गलगोटियाज यूनिवर्सिटी द्वारा प्रदर्शित रोबोट को प्रारंभ में इन हाउस उत्पाद बताया गया, जबकि बाद में इसे चीन की कंपनी यूनिट्री का व्यावसायिक मॉडल बताया गया। इस मामले में विश्वविद्यालय ने स्पष्टीकरण जारी किया और प्रस्तुति संबंधित त्रुटि पर खेद व्यक्त किया। समिट का संदर्भ। समिट में जिम्मेदार और समावेशी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तथा तकनीकी विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। विभिन्न देशों, उद्योग प्रतिनिधियों और नीति विशेषज्ञों की भागीदारी दर्ज की गई। घोषणा के प्रावधान स्वैच्छिक प्रकृति के हैं और उनका क्रियान्वयन हस्ताक्षरकर्ता देशों पर निर्भर करेगा। भारत में स्कूलों में एआई शिक्षा का विस्तार। सीबीएसई, एनईपी 2020 और अटल इनोवेशन मिशन की संयुक्त पहल। भारत में स्कूली शिक्षा प्रणाली में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई, शिक्षा मंत्रालय, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 तथा नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन के माध्यम से छात्रों को भविष्य की डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए तैयार किया जा रहा है। माध्यमिक स्तर पर एआई विषय पहले से लागू। सीबीएसई ने एआई सब्जेक्ट कोड 417 को कक्षा 9 और 10 में स्किल विषय के रूप में लागू किया है। इस पाठ्यक्रम में छात्रों को एआई की मूल अवधारणाएं, डेटा साक्षरता, मशीन लर्निंग का परिचय तथा वास्तविक जीवन में एआई के उपयोग से परिचित कराया जाता है। कक्षा 11 और 12 के लिए एआई विषय को और सुदृढ़ बनाने हेतु पाठ्य पुस्तकों के विकास पर भी कार्य जारी है। प्रारंभिक कक्षाओं में एआई शामिल करने की तैयारी। शिक्षा मंत्रालय की योजनाओं के अनुसार 2026-27 तक कक्षा 3 से एआई और कंप्यूटेशनल थिंकिंग को पाठ्यक्रम में शामिल करने पर विचार किया जा रहा है। इसका उद्देश्य छात्रों में प्रारंभिक स्तर से तार्किक सोच, समस्या समाधान क्षमता और डिजिटल साक्षरता विकसित करना है। अटल इनोवेशन मिशन, स्कूल स्तर पर नवाचार की आधारशिला। नीति आयोग के अंतर्गत अटल इनोवेशन मिशन
स्कूलों में नवाचार संस्कृति विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अटल इनोवेशन मिशन के तहत स्थापित अटल टिंकरिंग लैब्स में छात्रों को निम्न क्षेत्रों में प्रयोगात्मक सीखने का अवसर दिया जा रहा है: रोबोटिक्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 3D प्रिंटिंग, सेंसर आधारित परियोजनाएं। इन प्रयोगशालाओं का उद्देश्य छात्रों में रचनात्मक समस्या समाधान क्षमता और तकनीकी समझ विकसित करना है। शिक्षक प्रशिक्षण और AI बूट कैंप। CBSE द्वारा छात्रों और शिक्षकों के लिए AI बूट कैंप तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं ताकि विद्यालयों में AI शिक्षा को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके। यह पहल सुनिश्चित करती है कि केवल पाठ्यक्रम ही नहीं बल्कि शिक्षण क्षमता भी विकसित हो। नीति स्तर पर समर्थन। NEP 2020 और भविष्य कौशल। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भविष्य कौशल फ्यूचर स्किल्स पर विशेष जोर दिया गया है, जिसमें कोडिंग, डेटा विज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे विषयों को प्रारंभिक स्तर से शामिल करने की अनुशंसा की गई है। नीति का उद्देश्य छात्रों को 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्रदान करना है। भारत की यह पहल वैश्विक रुझानों के अनुरूप है। अमेरिका, चीन और फिनलैंड जैसे देशों ने भी स्कूल स्तर पर AI शिक्षा को बढ़ावा दिया है, जिससे छात्रों को उभरती तकनीकों के लिए तैयार किया जा सके। और इसमें ज़रा थोड़ी डीपली सोचने की जरूरत है। पहली बात तो ये है कि ये जो नई टेक्नोलॉजी ये जो आ रही है, आप इनको इग्नोर कर नहीं सकते। इग्नोर तो आप कर नहीं सकते, है ना। आपके ऊपर प्रेशर है। अब समस्या क्या है कि भाई आप इसको किस स्तर पर कैसे लेते हो, तो वो अपने जिस स्तर पर है उसी पर लेंगे। तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि सबसे ज़्यादा तो इसका इंटेंस लर्निंग और सीखना वो लोग करेंगे जो इसका उपयोग पैसा झपटने में वो करेंगे। उनका मोटिव है मकानों पर चढ़ना, वो कर देना, वो चोर डकैत होंगे, वो ज़्यादा जितना सीखेंगे, जितना दीवार को फांदने का उतना एवरेज आदमी नहीं कर सीख पाएगा। तो एक तो इनके साथ इनका जो मिसयूज है, इसके कारण से सारा ही मिसयूज है, क्योंकि आपने चेतना नहीं बोली तो वो तो खूब बढ़ जाएगा। तो पुलिस के लिए पुलिस उतनी जल्दी नहीं सीख पाएगी जितनी जल्दी क्रिमिनल सीखेंगे। तो एक तो एस्पेक्ट में, दूसरा 2 नंबर में जहाँ शिक्षा में चीज़ है, ये ऑलरेडी ये रिपोर्ट आ रही है। बच्चे जो है ना, जैसे आपने पाठ्यक्रम ये खूब दिया तो वो आपको सीरीज आ गई, 1 वीक सीरीज, 1 नाइट सीरीज, कि भाई आप ऐसे ऐसे सीख लो, ऐसे कर लो तो परीक्षा में निकल जाओगे। कोई भी चीज़ों में ये इसका मार्केट है ही, आदमी कौन जरूरत से ज़्यादा करना चाहेगा। अब बच्चों को जो शिक्षा दी जा रही है यहाँ, ये बातें तो बड़ी अच्छी अच्छी हैं, सुनने में ही अच्छी है, वैसे तो अच्छी है नहीं। वो क्या है कि बच्चों को ये सिखाया जा रहा है कि किस तरह से एग्जामिनेशन में सारी चीज़ों में मैनिपुलेट करो, और इस तरह से मैनिपुलेट करो कि पता नहीं चले, क्योंकि जवाब एक से होंगे तो कदेंगे आपका है। तो मतलब आपको ये ट्रिक सिखाई जा रही है कि AI यूज़ करके भी आप इस तरह से करोगे जैसे आपने यूज़ नहीं किया, और कैसे परीक्षा में कैसे सारी चीज़ें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ये ट्रिक्स उनको सिखाने की हिंदुस्तान में यही सिखाया जाए। नेचुरली चीज़ है, वो तो वही काम करेंगे। भाई यहाँ मेन बात अपने आदमियों की यही है कि किस तरह से, तो सबसे ज़्यादा फ्रॉड करने वाले लोग तो उतना तो इंटेंसिटी कोई भी बच्चा भी नहीं कर पाएगा। 2 नंबर में एग्जामिनेशन पास करना, डिग्री लेना, उसके लिए वो काम करेंगे। 3 नंबर से कैसे बिजनेस में सारी चीज़ों में कैसे आप लोग इम्प्रेस करना, वो करना, उसमें AI का यूज है। चौथा फिर रोबोट्स वगैरह हैं, इनको अपने श्रम काम में जो आप सुविधा जो है या फिजिकल काम नहीं करना पड़े वो कर देंगे।
वो ट्रेनिंग है, ये सब। तो इस तरह से ये काम होगा, क्योंकि हमारी जो स्थिति है, अच्छा टेक्नोलॉजी को हम नहीं लें ये हो नहीं सकता, जो दूसरे आपके ऊपर लेंगे। तो एक तरह का ये कंपल्सन है, जिनको देखिए ज़्यादातर को तो दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि उसको नया तरीका मिल रहा है चोरी की बदमाशी करने का। पर जिनको ये एहसास भी है कि ये मामला ठीक नहीं है, उनके पास ज़्यादा चॉइस है। बहुत कम लोग हैं जो इससे बच ही नहीं सकते। तो ये तो एक हमारी क्राइसिस, सिविलाइजेशन के लिए क्राइसिस है। तो दिन पर दिन ज़्यादा डेंजरस चीज़ें आती जा रही है। अब दो बातें अपने पिछली बार में करी थी, आई गई हैं इसमें। एक तो एआई के जो जितना ज़्यादा इंडिपेंडेंस होता है, तो उनकी भावना मनुष्यों के लिए बढ़िया नहीं है, वो उन्होंने उसमें देख ही लिया। बताइए जरा। दूसरी चीज़ क्या है कि जहाँ तक ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और इसको सीखने की चीज़ है, वो एआई खुद ही ये काम सारा करेगी। इसी से करेगा। क्यों आदमी को प्रोग्रामिंग में रखो, क्यों उससे करो, आप एआई से करो वो काम। तो एक तरह से एआई हर चीज़ों में आपको आदमी को रिप्लेस करेगी। तो फिर आदमी को तो आपको नए नए नाम देके, ये पॉलिटिशियन के वोटों के लिए 5 लाख नौकरियां देंगे, नौकरियां काम तो है नहीं। तो वो काम एक ही है कि भाई किस तरह से ऑब्स्ट्रक्ट करो, किस तरह से बदमाशी करो और पैसा लो, और सारा मुफ्त में आ रहा कि मशीनें प्रोड्यूस कर रही, तो दिक्कत नहीं। ये ट्रेंड तो अपने चले। अब इसमें ऐसी परिस्थिति है कि आपको पता भी हो, जैसे डिफेंस में है, आपको पता कि ये हथियार खराब है, मिसयूज है, सारा बेकार है। वो पाकिस्तान हथियार बना रहा है, चाइना बना रहा है, बांग्लादेश कर रहा है, वो कर रहा है, आप क्या करोगे? मतलब वो जो प्रेशर है बुरी चीज का, कि भाई आपके ऊपर इतना प्रेशर है कि आप अब बताओ, अगर आप प्राइम मिनिस्टर हो, आप नहीं हथियार नहीं बनाओगे क्या? बढ़ाने पड़ेंगे, हैं? बढ़ाने पड़ेंगे। क्योंकि बहुत खराब है, अपने मर जाएंगे, पोल्यूशन होगी, सब मर जाएंगे। पर कोई मुसलमान आके मारेगा या कोई वो आके आपको मारेगा, उससे तो अपनी में मर जाएंगे, ठीक, सांस नहीं आएगा, मर जाएंगे। ये चॉइस लेना ही पड़ता है। क्यों विनोद जी नहीं करो, है करना पड़ेगा। ये फिक्स में सारी दुनिया आ गई है। एक ये बड़ा ऐसा भयंकर जाल है जिसमें से इंडिविजुअल लेवल पे आदमी को लगता नहीं कि कोई रास्ता है। इस बारे में कोई बात विचार करना चाहिए सबको। परमेश्वरी जी आप शुरू करो। ये देख लो फिक्स क्या मजबूरी आदमी के सामने, उसको ये कहने नहीं करना चाहिए, तू क्या करेगा? जो विज्ञान की चीज आ रही है पश्चिम से, हिंदुस्तान ले भी चाहे तो क्या करेगा अपना? कोई रास्ता है क्या? कोई रास्ता नहीं बचने वाला, है करना ही पड़ेगा। है? और उसका परिणाम वो भी आपको पता है कि अपने मरेंगे, तो भी आप क्या करो बताओ? एआई में भावना तो होती नहीं है, कोई चीज संवेदना तो होती नहीं है। देखो उसमें अंतरात्मा नहीं है, और उसकी इंटेलिजेंस भी है, वो फिजिकल माइंड तक सीमित है, हाँ, उससे आगे नहीं जा सकता। जो फिजिकल न्यूरॉन थे मनुष्य के पास तो वही है, इससे आगे जाने तो मतलब बिल्कुल एक तरह से तामसिक जो आदमी होता है ना, वो देखता कैसे मेरे फायदा हो, उसका मतलब क्या मिल जाए, क्या करना, ये तो तामसिक आदमी। तो उससे वही है उसका। तो ये भावनाएं, संवेदनाएं, सब चीज़ खत्म हो जाएंगी आने वाले समय में, क्योंकि सारा साम्राज्य तो इन्हीं का हो जाएगा, हाँ। एआई का ही हो जाएगा। नहीं भाई, ये आपको पता भी है, ये आप सोच रहे हो। अब बताओ आपके पास 25 बार आप बिजनेस में मान लो, आपका कंपटीटर वो लगातार चौथाई कॉस्ट में करता है, उसने आदमी को सब उठा दिया, आप क्या करोगे? बताओ मेरे को। कोई रास्ता नहीं है? कोई रास्ता नहीं। नहीं, मैं जो बात कर रहा हूँ इस समस्या की बात है। हाँ, ऐसा नहीं है कि लोगों के दिमाग में ये बात नहीं आ रही,
पर रास्ता क्या है, ये बात करने की है। आप करो ऐसा खराब है, वो खराब तो उसको भी पता है, पर करे क्या। एक देश AI करके पूरा हथियार बना रहा है, रोबोट्स को लड़ाई में भेज रहा है। आप क्या करोगे? आपके आदमियों को बुलाओगे क्या उनके खिलाफ? आप नहीं खड़ा करोगे, बताओ आप। हैं? करना पड़ेगा। आपको पता है कि ये आपको भी मार सकते हैं, फिर भी उपाय नहीं। तो मनुष्य एक दूसरे के खिलाफ इतना क्रूर है, जितना ये है उससे कम नहीं है वो। किस तरह की क्रूरटी करी आप देखो। ये पश्चिम की जो फायदे आ रही है, बच्चों का खून पीना, वो काटना, वो करना, औरतों के साथ करना, बड़े बड़े सारे आदमी सारे दुनिया भर के। तो मनुष्य क्या किस तरह का होता आप देखो। तो आप जो कह रहे हो वो बात बिल्कुल ठीक है। तो बताओ रास्ता है क्या? रास्ता तो नजर नहीं आ रहा, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है इससे बचने का। प्रश्न यही है, मैं यही क्यों समझ तो जाए ना कि मजबूरी है। अब इसमें एक बात तो बहुत गलत हो ना, उसको तो ठीक कर सकते हैं, वो कोई मजबूरी नहीं। ये दिखाना कि इससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम जैसे आप कह रहे हो, ये मजबूरी है तो गलत मजबूरी। इतनी बात तो करनी चाहिए ना, नहीं करनी चाहिए। और आप देखो, अरब इससे बढ़िया कोई बात नहीं है, यही कर लो सारी जगह है। ये जो काम हमारा प्राइम मिनिस्टर कर रहा है, वो बोले इससे बढ़िया कोई काम नहीं। मतलब ऐसे लोग हैं जो ये कर रहे हैं, तो ये प्रतिपत्ति की तो आवश्यकता नहीं, तो हमें करनी चाहिए क्योंकि आवश्यक है। दुनिया की डायनेमिज्म में हम कोई उपाय नहीं, नेसेसरी इविल है, उपाय नहीं। और हमें इस पर विचार करना चाहिए कि इन चीज़ों से कैसे बचें। जब तक हम सब साथ मिलकर नहीं करेंगे, इससे बच नहीं सकते। पर वो करें नहीं, ये इससे कल्याण हो जाएगा। तो आप देखो क्या लेवल की बात है, इससे आप अपना कल्याण समझते हो, मशीन आपका कल्याण कर देगी। हल्की कोई चीज आती नहीं ना दिमाग में, कोई समझ आ रही है क्या नहीं? मशीन तो कल्याण तो कर ही नहीं सकती है। नहीं, पर इससे बचने का रास्ता समझ नहीं आ रहा, बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। नहीं आ रहा, मालूम है ना आपको आ रहा है? फिलहाल तो कोई रास्ता दिख नहीं रहा, कोई फिलहाल तो कोई रास्ता दिख नहीं रहा है, बिकॉज वी आर स्ट्रेट बाय दैट। अभी तक तो देखा ना कि मैं बचने को मैं रास्ता तो कोई कस्टम में काम में तो लेना पड़ेगा, लेकिन एक चीज से फिर एक पीक पर आकर कोई चीज अटक जाए। अब जब पश्चिम का लोग अध्यात्म की ओर भाग रहे हैं कि वो पहले ही मेंटेलिटी ने जीत चुके हैं, कोई खास भागने भूगने नहीं है, सब कॉमर्शियल है। अब हरे कृष्णा वाला है, सब पूरा कॉमर्शियल है। आर्ट ऑफ लिविंग वाला पूरा कॉमर्शियल है। रामदेव को थाना पता है कि छोटा कर ये गायत्री परिवार वाले, ये सारे टोटल कॉमर्शियल है। तो आध्यात्म से तो इनका कोई ज़्यादा लंबा थोड़ा लेन था, पैसे इकट्ठे करने वाले लोग हैं। तो वे आध्यात्म से पैसा मिलता तो क्यों नहीं इकट्ठे करें? तो कॉमर्शियलिज्म जब बिजनेस को खराब कर दिया, फैमिली रिलेशन को खराब कर दिया, न्याय को खराब कर दिया, इसको भी क्यों छोड़ेगा वो? इसमें तो बहुत आसान है। तो कोई AI भी कोई आखिरी चीज तो हाथ को नहीं, अभी इससे भी लोग परेशान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऐसे कोई मानसिक शांति तो AI भी हो जाएगी। नहीं, ये तो सब परमेश्वरी जी भी कह रहे हैं, पर प्रश्न तो ये है कि रास्ता क्या है इससे बचने का? विनोद जी, समस्या तो ये है कि हम जानते हैं कि बहुत खराब है, हथियारों में रोबोट को लेना बहुत खराब है, उनके हाथ में अपने एटम बम देना बहुत ज़्यादा खराब है। पर ये बताओ रास्ता क्या है?
भी चाइना इतना एक्सेप्शनल दिमाग लगा के इसको डेवलप किया, बोले अमेरिका में डेवलप करे तो अपने भी होना चाहिए। चेट वेट किया तो उन्होंने अपना, चाइना का भी कंपेरेटिव आ गया, पर अब वो इनसे पूरे कंपटीशन में इनसे पीछे नहीं है, इनसे आगे जाएगा। ऑटोमोबाइल में वो आगे गया, हर चीज़ों में जाने की कोशिश में है कि नहीं तो अपने को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है। तो ये जो रेस है, तो आपने 3 सूरी बनाई, उसने थोड़ी लंबी बनाई, तो आपने थोड़ी और लंबी बनाई, भी थोड़ी और लंबी बनाई, आखिर सारी एनर्जी तो आपको उसी में लगी। इससे बचने का कोई रास्ता है क्या? बचना को तो कोई नहीं, इनकी कोई है कि सही दिशा कमाने को कोई उपयोग में लेके और सही दिशा सही दिशा आगे मारने के लिए यार सही दिशा देखोगा या पैसे बचाव देखोगा। समस्या तो ये है ना भाई, सही दिशा की तो आपके पास शांति से आप अकेले अपने तो आपको मुझे देनी चाहिए, अगला तो ध्यान लेके आ रहा मैं आपा का बंदूक हो रहा मुझे फायदे को नहीं, लाठी आप काम चल रहा है, आग लो बंदूक लेकर आ रहे हैं बुका इस्लाम जिंदाबाद, बंदूक लेकर थाना क्या करना पड़ेगा? बंदूक ही रखनी पड़ेगी सर। तो बिजनेस कर रहे हो, अगले वाला बिजनेस में वो काम करता है, आप क्या करो? या तो बिजनेस से निकल जाओ, आप निकल जाओ तो किस किस चीज से निकलोगे आप? कहाँ जाके रुकेगी? इसका जवाब तो सोचना चाहिए ना। मतलब ये बाउंड है, एक तरह का बाइंड है। हाँ, आप ये कहो इससे बहुत फायदा हो जाएगा, ये तो बेवकूफ़ी की बात है। बंदूक से हथियार से हमें फायदा नहीं होगा, अपना उपाय नहीं। ये कहना तो थोड़ी, ये कहना ही नहीं ये बहुत फायदे का चीज़, हथियार ही बनाओ, खाली बंदूकें बनाओ, खाली यही करो, तो ये तो मूर्खता है। ये तो कोई अपने गवर्नमेंट कैसे ऐसे लोग, ये तो भले ही कह दो, कोई समझदार आदमी तो नहीं कहेगा। पर अगर ये भी कर ले तो भी उपाय क्या है? मुश्किल है उपाय तो, हाँ, मुश्किल है उपाय तो। गांधी जी ने कुछ समझ आया क्या? हैं? दूर दूर तक हैं? दूर दूर तक ही बंदी करेंगे तो समझ में नहीं है ना। ये तो वर्ल्ड लेवल पर ही सोचे ज्यादा कोई कि नहीं, थोड़ा सोल्व करने के लिए भाई ये बड़ी मुश्किल बात है। ठीक है, बात यही तो क्रक्स है बात कि भाई करे क्या। अच्छा, अब देखो सबसे बड़ी बात है कि अपने 100 बार इसकी चर्चा कर चुके हैं और सही सभी जगह हैं, पर मैं देखता हूँ एक आदमी के रजिस्टर नहीं है। अब कोई नहीं बताएगा कि क्या समस्या, क्या हल, क्या है, क्यों उस लेवल पे है ही नहीं। खाली हाँ हाँ कर लेंगे सब, कोई नहीं सोचता। इसलिए ये बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। आप कितनी भी बात करो समझ में नहीं आ सकता। ओम जी कोई बात है हैं? अजी अगला तो हथियार बनाओगा, थाने बेरो ये हथियार बेकार है, मैं आप अच्छो काम करते अपने उपाय किए था हैं? हाँ, वो करिए ये सब, जब वो थाने से ठंडो बनाओ, थेपे से ठंडो बनाओ, और क्या करो बताओ? हथियारों की रेस जो होगी वो हो ही रही है। हथियारों की रेस तो चालू है ना, बिल्कुल पूरी रूप से। यूरोप बड़ा पहली कि भी अमेरिका, अब नाटो है, अमेरिका खर्च करा तो अपने को क्या दिक्कत है? अब जो ही ट्रंप आया उनके समझ में आया ये मामला तो खराब है, रशिया ने अटैक करते ही उनके समझ में थोड़ा आया। अब पूरा समझ में आ गया कि अपने अगर नहीं करेंगे तो अपने मारे जाएंगे दम। फिर कनाडा वाले ने साफ कह दिया, अनलेस यू आर ऑन द टेबल यू आर इन द मेनू, आपको खा जाएंगे। भाई या तो आप बातचीत में हो
या आप मेनू में आपको खाया जाएगा, उस टेबल पर आ जाओगे आप खा लो मेनू, रसगुल्ला पकौड़ी मेनू में आइटम वैसे ही मालूम आप टल हो जाएगा। तो यूक्रेन को खा जाओ, फिर पोलैंड को खा जाओ, इसको खा जाओ, इसको खा लो, ग्रीनलैंड को खा लो, फिर उसको कर लो कब्जा। सही है ना? हथियारों की रेस है के अलावा इस लेवल पे बात समझ नहीं है। इसका तो एक ही समाधान है कि इसकी जो यूज करने वाली चेतना है जब तक डेवलप ना की जाए तब तक तो कोई फायदा है नहीं। हाँ। और फिर जब तक हम लोग जो हमेशा बात करते हैं कि जब तक हम लोग जो सत्य है उसके प्रति अगर हमारा समर्पण और अपने आप को ना दे पाए तब तक तो कोई समाधान है। किसको नहीं दे पाए? माँ के प्रति जब तक अपने आप को पूरी तरीके से दे ना पाए तब तक तो कोई समाधान निकलने वाला है। मूल चीज तो वही से आती है, क्योंकि अभी तक जो यूज करने वाले हैं हम अपनी लोअर चीज से ही गवर्न हो रहे हैं। तो जब तक ये चीज हावी है तब तो ये लोगों के समझ में आने की संभावना है क्या? नहीं, ये तो नहीं है। हैं? है नहीं, बिल्कुल नहीं। हैं? करोड़ में से एक के भी नहीं आती। और सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हर आदमी ये समझाना चाहता है तो समझना खुद नहीं चाहता। ये एक बात हम लोगों की सबकी है कि नहीं है? दूसरों के पर उपदेश कुशल बहु तेरे, ये अपने कहावत है ना, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। Easier said than done, ये भी फैक्ट है। तो ऐसी स्थिति में जो ठीक है बोला ठीक है तो आपने तलवार बनाओ, वो तलवार रहा हो तो बंदूक बनाओ, ये चली रहा है कोशिश है। अगर कोई की सामर्थ्य नहीं है तो वो दब कर रहा है, नहीं दब कर रहा है वो लाड़ियाँ पड़ जाए कहे भाई बचाओ। और आप क्या रेस में सफल तो 5-7-10 देश है, वो ही कर सकते हैं रेस, सोच भी सकते हैं थोड़ी देर, बाकी तो किसी के पास आ जाए रेस में क्या करेगा। अगर छोटे स्तर पर जैसे सोचा कि जब पहले की जॉइंट फैमिली रहती मानो 7 भाई है तो वो 7 भाई एक रहता ना बठेबा का कोई राग वो बोलियो तो, और अब अलग अलग जहाँ भाई है वो बंदूक रखकर वो तलवार रखकर वो आपसी कमाने में लड़े, और भाई एक रहे जना बड़े को समस्या ही रहे। भाई अगर ऐसे तो कहा ह्यूमन यूनिटी अगर हो जाए है भाई, अब तुम यूपी में राजस्थान में हथियार बनाता कौन देखा है क्या? यही तो विचार था कि भाई ह्यूमन यूनिटी हो जाए तो आपको हथियारों की इस दौड़ में जाने की जरूरत नहीं है। ये परमेश्वरी जी दुकान पे रहो, सारा व्यापारी कम भाईचारा ठंड हो गया तो फिर यार अपन है चिल्ला की आपसे नहीं खरीदा है बेकार है सारी कई दबाव है, कोई दबाव है या टेक्नोलॉजी को कोई दबाव नहीं। अब तो दबाव दूसरा से कंपटीशन है कि वो कर ले वो भी आपा की कराना भाई वो भी दे फोटो वो तो अपन तो पीछा देने को नहीं अपा, तो यह डिवीजन है आप लोगों को। समस्या तो यही है ना कि डिवीजन के कारण से थाना कंपटीशन आपसे नहीं करना। वर्ल्ड गवर्नमेंट हो तो ये जो बाहर प्रिपरेशन है थाना पुलिस के लिए तैयारी थी रखो, मिलिट्री की जरूरत नहीं। और जो मिलिट्री पर खर्चे हो रहे हो तो विशाल डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो सारों कंस्ट्रक्टिव काम दूसरे काम में लाए पर आप बहुत दूर आपस है। क्यों जो थी वो यूनाइटेड नेशंस में भी बिखर गया। देखो आप अपने सारी बात जो है श्रीविंद ने कहा ह्यूमन यूनिटी के बिना मनुष्य जाति बचेगी नहीं। पंकज यानी इसीलिए अपन जो ये पार्टी की बात कर रहे थे, सनातन धर्म का जो नाम और स्पिरिट लेके चले हैं,
वो इसी का आधार यही है, मतलब और कोई दूसरी चीज़ नहीं हो सकती। क्यों? यूनिटी इसी स्पिरिट में हो सकती है और कोई दूसरी में हो नहीं सकती, और जब तक वो नहीं हो सकती। इस्लाम का आधार पर तो यूनिटी जो है, जो बाबरी मस्जिद को इमाम बोले ये गलत हुआ हिंदुस्तान का डिवीजन, मेरी बात मान लो, सवेरे पहले पाकिस्तान खत्म कर दूंगा, इस्लाम कबूल कर लो बस। ये देश खड़ा होकर कहते इस्लाम कबूल कर लिया, पाकिस्तान नहीं रहेगा। वो कहते गार्ड को मान लो, हमारे क्रिश्चियन गार्ड को, सब क्रिश्चियन बन जाओ। पर वो ये नहीं कहते लड़ाई नहीं, वो तो फिर भी लड़े। इनको ये भय है कि सब मुसलमान हैं, पर मुसलमान तो आपस में लड़ रहे हैं। आप देखो उन धर्मों में इसका फॉर्मूला है नहीं। सनातन धर्म भी कभी बिना ह्यूमन यूनिटी, इसके बगैर ह्यूमन यूनिटी हो नहीं सकती, और ह्यूमन यूनिटी बिना होए ये तो बड़ा टाल ऑर्डर है। अजी कब तो जाके ह्यूमन यूनिटी हो, कब फैलाएगा पहले तो देख 100 बार मर जाओगे। प्रैक्टिकल बात ये है कि इससे पहले तो आप 100 बार मर जाओगे। विनोद जी कोई रस्तो है इतनी टाइम लगी था निकलना, 10-5 वर्ष भी निकलना मुश्किल, सांस लेना तो मुश्किल हो रही। तो हम जी कहना बेटे साहब जमाना तो बहुत बेटर है, बात तो बहुत ज़्यादा बेटर है हमसे। पर पहले भी बैठे भी ना बढ़ गए। पहले दिल्ली में खराब थी, यहाँ की रीडिंग में थी, अब वो बिसाऊ कितनी देर बचेगा। इतना समय है क्या अपने पास? तो पंकज समझा भी कोई रास्ता। भी स्वयं तो सनातन धर्म की स्पिरिट में आना शुरू करे, कम से कम वो है क्या, उससे तो शुरू करने में लगता मतलब। और उतना ही फील्ड व्यक्ति को खुद के करने के लिए तो वो पक्का ही दिया गया है, उसमें तो दिक्कत भी क्या है। और श्री अरविंद में हमको फेथ है, इसलिए वो एक इतनी अमोघ शक्ति है। तो बाहरी रूप से चाहे जो भी लगता हो, अगर सच्चे रूप से इसको स्थापित किया जा सके, यही हम कह रहे हैं कि अपन यहाँ तो करें कम से कम। सॉल्यूशन इस वक्त सदा ही यही रहा, इंडिविजुअल। आप अपने शरीर के अंदर जो चीज आपकी समानता है वो आपको दिया गया, वो आप नहीं कर रहे, और दूसरी जगह करने की उम्मीद करते हो आप, तो आप सोचो कैसे हो सकता है। आप छोटी छोटी आदतें, छोटी छोटी कमजोरियों से ऊपर नहीं उठ सकते, तो आपकी सद्भावना कहाँ है? आपकी न तो अपने लिए सद्भावना, दूसरों के लिए तो होने का सवाल ही नहीं। आप दुर्भावना के व्यक्ति हो। और ये चारों तरफ अपने देख लो, यही है बात, असली ये है। कहीं तो शुरू हो। ये भी कहना आसान है, करना बहुत टेढ़ी चीज है। तो इवोल्यूशन की प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है भी, अरे कोई एक आदमी तो हो धरती पे, आपको कोई नहीं रोक सकता सॉल्यूशन करने से। सारी दुनिया को पलट सकते हो आप, पर इसमें दुर्भावना तो खत्म करें पहले। ये हम लोगों के अंदर पैदा होते हैं जब से इतनी ग्रसित है कि कैसे क्या करें। तो ये इवोल्यूशनरी क्राइसिस है हमारे सामने। क्या मनुष्य के लिए संभव है कि वो अपने अहम से, स्वार्थ से ऊपर उठ सके और सच्चे रूप से परमात्मा जो सर्वत्र व्याप्त है उसके प्रति खुल सके? तो संभावना है। अगर कोई कर ही नहीं सकता तो संभावना नहीं, मरना ही पड़ेगा।
कि अब इस दिल्ली पे पूछ गए, माता जी बता के गई कि थे बहुत बार पहले ऐसा हो चुका, नष्ट हो चुके हैं, फिर नष्ट हो गए। ये कोई पहले बार नहीं है ऐसी। अब ये प्रश्न है, तो सॉल्यूशन एक ही है, सॉल्यूशन इंडिविजुअल है, कोई आपको नहीं रोक सकता। हाँ, आपके अंदर जो चीज़ है वो आपको रोक रही है, आपका अहम, आपकी कमजोरियाँ, आपके अटैचमेंट, आपकी बुरी आदतें, आपका ग्रीड, आपका लालच, लोभ, हाँ ये सब तो है ही, बहुत बड़ी सेना है, ये आपको रोक रही है। तो हम 100वीं बार उसी कंक्लूजन पे आ रहे हैं कि हमें इस मामले को सारे को सोल्व करने में सच्चा कदम उठाने के लिए कोई नहीं रोक रहा, न कोई रोक सकता है, अगर हम ये उठा पाए। और कोई सोल्यूशन तो कलेक्टिव लेवल पे आप नहीं कर सकते। पहले अरे अपने में मैं यह नहीं करूँगा तो चोरी बेईमानी करता हूँ, सबको ईमानदार बनाने में लगा हूँ, तो बताओ आप अपनी तरफ देखो, खुद की तरफ, इसमें हम खड़े नहीं उतरता, एक भी नहीं उतरता। हमारे पास तो खूब काम है, मानव मुक्ति है सारी समस्या का हल, और कंप्लीटली अपनी एनर्जी को माँ के हाथ में। गीता का नियम और सोल्यूशन है, सर्वधर्मान परित्याग। सोल्यूशन वही है, और कोई सोल्यूशन है नहीं। चले आगे। कितना कोई है क्या? टाइटल पढ़ देता हूँ। हाँ, ईयू में प्लांट आधारित खाद्य नीति की मांग, कृषि सब्सिडी और जलवायु प्रभाव पर रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के वैश्विक टैरिफ अवैध ठहराए, नई दरों की घोषणा से अनिश्चितता जारी। वॉशिंगटन में बोर्ड ऑफ पीस की पहली बैठक, भारत ने पर्यवेक्षक के रूप में भाग लिया। ये कह रहा है कि मैं मेरा जीवन नया बनाऊं, दम कुछ उसमें है नहीं यार, ये तो 2000 वर्ष की बात है। बरसाती महीने का विनोद जी करो आगे सोल्यूशन। हाँ हैं? हाँ, कम से कम ये आदमी खुद से कर रहे हो। कोशिश तो मतलब पहले शामिल है, सबके सामने इश्यू है अपना, दूसरे की तरफ देखने की जरूरत नहीं। आपकी प्रोटी भरी हुई है, वो निकाल लो, और आपको जैसी दुनिया दिखती है वो आपका ये शीशा बदल जाएगा तो दुनिया दूसरी दिखेगी, इस तरह की दिखेगी। तो करने का काम यही है, यही करें।